amalgamation of companies। अब देखो, आप लोग जब चैप्टर देखते हो तो इस चैप्टर की हेडिंग यही होती है, कंपनियों का एकीकरण। लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर में हम केवल अमालगमेशन ही नहीं पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखने की है अपने लिए, यहाँ पे हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो, एक तो अपना है एकीकरण, जिसको आप कहते हो अमालगमेशन। एक होता है अपना सविलियन, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एक होता है अपने बाह्य पुनर्निर्माण, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये तीनों टर्म्स अलग अलग है, तीनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन तीनों की अकाउंटिंग सेम ही है। इसलिए इनको इस एक चैप्टर में डाल दिया गया है कि भाई अमालगमेशन ऑफ कंपनी, है ना। तीनों की अकाउंटिंग जो है वो सेम ही। तो पहली बात तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन, एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम अमालगमेशन की बात करें। देखो, एमालगमेशन में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे तीनों चीजें आपके समझ में आ जाएगी। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, दोनों अपने अपने बेस पे चल रही है, दोनों कंपनी। अब इन दोनों ने मिलके सोचा कि भाई हम लोग अपनी कंपनीज को मर्ज कर। अब मर्ज करने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो प्रोसेस मान लो ये होता है कि इन दोनों ने ये सोचा कि हम अपनी अपनी कंपनी को तो क्लोज कर देते हैं और उसकी जगह एक नई कंपनी बना लेते हैं सी लिमिटेड। तो इस केस में क्या होगा, सी लिमिटेड तो हमारी परचेजिंग कंपनी हो जाएगी और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये दोनों क्या हो जाएगी, सेलर कंपनी। तो जो ओल्ड कंपनीज है, पुरानी कंपनीज है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये ओल्ड कंपनीज तो हो गई क्लोज और उनके बदले में एक नई कंपनी बन गई है सी लिमिटेड, जो हमारी परचेजिंग कंपनी है। इस प्रोसेस को तो हम कहेंगे अमालगमेशन। मतलब ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गई है और एक नई कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, तो इस प्रोसेस को तो हमने क्या कहा, अमालगमेशन। अब बात करें कि इन दोनों कंपनियां हैं, मान लो ये ए और बी। ए लिमिटेड ने कहा कि भाई मैं अपनी कंपनी तो चालू रखता हूं और आप अपनी कंपनी मेरी कंपनी में मर्ज कर दी। मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर रही है, तो ए लिमिटेड हो जाएगी परचेजिंग कंपनी और बी लिमिटेड हो जाएगी सेलर कंपनी। इसका हाल ही में एग्जांपल जैसे आप लोगों ने सुना है वोडाफोन और आइडिया। आइडिया ने, अच्छा पहले इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया वोडाफोन और आइडिया। भाई आइडिया ने क्या किया, अपनी कंपनी को वोडाफोन की कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, तो वोडाफोन का नाम चालू रहा, वोडाफोन का नाम तो चालू रहा ना, और आइडिया का नाम बंद हो गया, तो आइडिया सेलर कंपनी में आ गई और वोडाफोन परचेजिंग कंपनी। लेकिन हाल ही में इन्होंने क्या किया कि अपने इस फॉर्मेट को चेंज करके और एमालगमेशन के फॉर्मेट में आ गए, क्योंकि अब इन्होंने अपनी कंपनी का नाम कर दिया वाई, VI। मतलब वोडाफोन भी अब क्लोज हो गई, आइडिया भी अब क्लोज हो गई और दोनों ने मिलके एक नई कंपनी बना ली वाई। तो ये एमालगमेशन का फॉर्मेट हो गया, क्योंकि ओल्ड दोनों कंपनीज पुरानी क्लोज हो रही है और उनके बदले में एक नई कंपनी बन रही है, तो ये तो एमालगमेशन है।
और दोनों में से एक कंपनी चालू रहे और एक कंपनी बंद हो जाए, मतलब एक कंपनी जो चालू है वो हमारी परचेजिंग कंपनी बन जाएगी और जो बंद हो रही है वो सेलर कंपनी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, संविलियन। ठीक है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में दो या दो से ज्यादा कंपनी नहीं होती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में केवल एक ही कंपनी होती है। जैसे मान लो ए लिमिटेड केवल एक ही कंपनी। अब इसने क्या किया, ए लिमिटेड क्लोज हो गई, बंद हो गई, और इसने एक नए नाम से ए न्यू लिमिटेड नाम से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी एक ही है, वही पहले क्लोज हो रही है और वही नए नाम से स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो तीनों पॉइंट का मतलब समझ में आना चाहिए। एमालगमेशन में क्या होगा, दो कंपनी है तो दोनों क्लोज होगी और उसकी जगह पे एक नई कंपनी फॉर्मेट हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करेगी। ठीक है ना, वो सब बताऊंगा मर्जर वगैरह, अभी आप देखो सारी इस चैप्टर की सारी बातें ही आएगी। एक्चुअल में तो मर्जर में क्या होगा क्या नहीं वो अभी बात करेंगे। ठीक है ना। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक ही कंपनी रहेगी, वही क्लोज होगी और वही वापस क्या हो जाएगी, नए नाम से स्टार्ट। ये तीन तो हो गई टर्म्स। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें कि एमालगमेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बना हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 जो है वो एमालगमेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये कब बना, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप लोगों को मेरे हिसाब से मोस्टली सबको मालूम होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 जो है वो एमालगमेशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको पूछूं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब इश्यू हुआ, तो इसका जवाब किसी के पास होगा? मालूम है किसी को? फर्स्ट 1 अप्रैल 1995 को ये इश्यू नहीं हुआ था। ये इश्यू हुआ था अक्टूबर 94 में। और इसको कंपलसरी किया गया कंपनीज के लिए, मैंडेटरी किया गया 1 अप्रैल 95। इश्यू तो ये हुआ था अक्टूबर 94 में, और मैंडेटरी कंपलसरी इसको कब से किया गया, 1 अप्रैल 95 से इसको कंपलसरी। ठीक है ना। तो ये देखो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपकी तरह ही लगभग स्टूडेंट इसका 1 अप्रैल 95 ही बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये इश्यू हुआ था अक्टूबर 94। ठीक है। अब इस एमालगमेशन के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 है, इसकी जो बातें हैं वो आपको सारी मालूम होनी चाहिए कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है क्या, उसकी बात करते हैं। देखो हम, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 क्या कहता है कि एमालगमेशन दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है इन द नेचर ऑफ मर्जर, विलय की प्रकृति का एकीकरण। और एक हो सकता है इन द नेचर ऑफ परचेज, क्रय की प्रकृति का एकीकरण। ये बात भी आप सबको मालूम होगी, क्योंकि सबने पढ़ रखा है कि भाई अमालगमेशन दो तरह का होता है। एक इन द नेचर ऑफ मर्जर, विलय की प्रकृति का होता है,
और एक इन द नेचर ऑफ परचेज है क्रय की प्रकृति। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इन द नेचर ऑफ मर्जर का एक और नाम है, वो क्या है? इसको एक और नाम से बुलाते हैं, वो नाम पता है किसी को? नहीं मालूम। इसका दूसरा नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, हितों की एकत्रीकरण विधि। ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। चलो ये तो बात हो गई कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में ये कहा जा रहा है कि अमालगमेशन दो तरह का होता है, एक इन द नेचर ऑफ मर्जर, विलय की प्रकृति का होता है, और एक इन द नेचर ऑफ परचेज, क्रय की प्रकृति का। अब कौन सा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा और कौन सा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में 5 कंडीशंस, 5 शर्तें लागू की गई है। यदि वो 5 की 5 कंडीशंस पूरी हो जाती है, 5 की 5 शर्तें यदि वो पूरी हो जाती है, तब तो वो होगा एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और 5 में से मान लो 4 पूरी हो गई, एक पूरी नहीं हुई, तो भी एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मतलब वो 5 की 5 कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अदरवाइज वो एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ही माना जाए। तो बात ये आती है कि भाई ये 5 कंडीशन है क्या, हमें ये 5 कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तो देखते हैं इन 5 कंडीशन को हम। देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट नंबर, पहली कंडीशन क्या है? अच्छा, इनको 5 कंडीशन को चलो एक बार पढ़ लेते हैं, बाद में बात करेंगे। ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर कंपनी will be purchased by purchasing company। मतलब कि अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, यदि आप एक्चुअल में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ोगे ना, तो नाम चेंज होगा। सेलर कंपनी को कहा जाएगा ट्रांसफरर कंपनी और परचेजिंग कंपनी को कहा जाएगा ट्रांसफरी कंपनी। मैं ऐसे नाम लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन होने लग जाता है कि भाई परचेजिंग बोल रहे हो या सेलिंग बोल रहे हो, इसलिए मैंने नाम बदल के सेलर कंपनी और परचेजिंग कंपनी लिख दिया है। एक्चुअल लैंग्वेज सेलर कंपनी और परचेजिंग कंपनी नहीं है, एक्चुअल लैंग्वेज जो है वो ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है ना? तो पहली कंडीशन, पहली शर्त है अपनी, ये 5 शर्तें लिख रहे हैं हम, देखो। All the assets and liabilities of seller company will be purchased by purchasing company। मतलब सेलर कंपनी की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी परचेजिंग कंपनी को खरीदनी पड़ेगी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है, मतलब सारी एसेट्स और लाइबिलिटी तो खरीदेगी वो, तो रिजर्व इंक्लूड है, इसमें ध्यान रखना। लेकिन शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं होती है। शेयर कैपिटल ही खरीद लेगी यदि वो, तो फिर काहे का एमालगमेशन। शेयर कैपिटल तो कभी भी नहीं खरीदी जाती, आपको पता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी का बिजनेस खरीद रही है तो उसकी बाकी सारी चीजें खरीद लेगी, लेकिन उसकी शेयर कैपिटल थोड़ी खरीदेगी। शेयर तो खुद के इश्यू करेगी वो कंपनी, जो नई कंपनी बनी है वो खुद के शेयर इश्यू करेगी। इसलिए सेलर कंपनी की शेयर कैपिटल कभी नहीं खरीदी जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस को खरीदना पड़ेगा, ये ध्यान। ठीक है? दूसरी बात, all the assets and liabilities of seller company will be purchased by purchasing company। These will be
परचेज्ड एट बुक वैल्यू ओनली, मतलब परचेजिंग कंपनी सेलर कंपनी की जो एसेट्स और लायबिलिटी खरीदेगी वो केवल और केवल बुक वैल्यू पर खरीदेगी। मतलब सेलर कंपनी की बुक्स में जो वैल्यू दिखाई हुई है एसेट्स की और लायबिलिटीज की, उन्हीं पे खरीदनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मान लो आज लैंड एंड बिल्डिंग है, सेलर कंपनी की बुक्स में 5 लाख में दिखाई हुई है। अब मार्केट में भले वो 50 लाख की हो और मार्केट में भले वो 2 लाख की हो, परचेजिंग कंपनी उसको 5 लाख में ही खरीदेगी लैंड एंड बिल्डिंग को। तो ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी परचेज्ड एट बुक वैल्यू ओनली। ये ध्यान रखने की बात है। तीसरी बात, बिजनेस ऑफ सेलर कंपनी शुड बी कैरीड ऑन। सेलर कंपनी का जो बिजनेस है उसको आप बंद नहीं करो। परचेजिंग कंपनी उसके बिजनेस को बंद नहीं करेगी, उसका बिजनेस चालू रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आज सेलर कंपनी है, वो पापड़ बेचने का काम करती है, तो यूं नहीं है कि परचेजिंग कंपनी ने उसका बिजनेस खरीद लिया और उसके पापड़ के बिजनेस को बंद करके भुजियों का बिजनेस चालू कर दिया, तो फिर पापड़ का बिजनेस तो बंद हो गया ना, तो फिर वो मर्जर की केस में नहीं आएगा। इसलिए तीसरी कंडीशन ये है कि सेलर कंपनी का जो बिजनेस है वो हर हालत में कैरी ऑन करना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा, उसको बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है। फोर्थ कंडीशन, परचेज कंसीडरेशन। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि भाई परचेज कंसीडरेशन किसको कहेंगे हम। भाई आज परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी का बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस खरीदने के बदले में पैसा तो देगी ना वो उसको। तो बिजनेस परचेज करने के बदले में जितना पैसा दिया जाएगा वो परचेज कंसीडरेशन है। तो परचेज कंसीडरेशन का जो पेमेंट करेगी परचेजिंग कंपनी, परचेज कंसीडरेशन विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। मतलब कि जो पेमेंट करेगी परचेजिंग कंपनी, कैश नहीं करेगी, केवल अपने शेयर्स ही दे सकती है पेमेंट करने। कैश नहीं दे सकती और कुछ नहीं दे सकती, केवल और केवल परचेजिंग कंपनी अपने शेयर्स दे सकती है सेलर कंपनी को परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट करने में। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज जरूर डाल दिया गया है कि मान लो शेयर्स जो है वो फ्रैक्शंस में आ रहे हो, टुकड़ों में आ रहे हो, तो जितना टुकड़ा बन रहा है उतने के लिए वो कैश दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो शेयर्स बने 2005.67 शेयर। अब 2005 शेयर तो समझ में आता है। अब 0.67 शेयर कैसे दिए जा सकते हैं किसी को? कोई शेयर्स को फाड़ के थोड़ी दे देंगे, ये ले 2/3 टुकड़ा है शेयर्स का, तो 2005 शेयर दे देगी वो। और ये जो 0.67 शेयर्स का टुकड़ा है ना, इसको अपने शेयर की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जितना पैसा बनेगा उतने रुपए कैश दे सकती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओनली फ्रैक्शन अमाउंट, टुकड़े की अमाउंट कैन बी गिवन इन कैश। केवल फ्रैक्शन अमाउंट कैश में दी जा सकती, ठीक है ना। और पांचवा केस, लास्ट केस देखते हैं, मिनिमम 90% शेयर होल्डर्स ऑफ सेलर कंपनी should be agreed to take shares of purchasing company। मतलब सेलर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है ना, सेलर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, उनमें से कम 90% शेयर होल्डर जो है ना, वो परचेजिंग कंपनी के शेयर्स लेने के लिए तैयार होने चाहिए।
मतलब उनके सेलर कंपनी के 90% शेयर होल्डर परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार होंगे तो ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। तो कुल मिला के ये 5 सिचुएशंस मैंने आपको बताई है, 5 शर्तें हैं। यदि ये 5 की 5 शर्तें पूरी हो जाती है, 5 की 5 शर्तें यदि कंप्लीट हो जाती है, तब तो हम कहेंगे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। मान लो 5 में से 4 पूरी हो गई, एक भी पूरी नहीं हुई, तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा, फिर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं रहेगा। मर्जर के लिए ये पूरी 5 कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। अब इन 5 कंडीशंस में से यदि किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो बताइए। क्लियर है सबको? ठीक। अब देखो, मेनली जो एमालगमेशन के चैप्टर में स्टूडेंट्स फंसते हैं, वो फंसते हैं इसकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को प्रॉपर, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत बड़ी है। मर्जर के केस की सारी अकाउंटिंग अलग है, वो भी सेलर कंपनी की बुक में अलग, परचेजिंग कंपनी की बुक में अलग। परचेज के केस की सारी अकाउंटिंग अलग है, सेलर कंपनी की बुक में अलग, परचेजिंग कंपनी की बुक में अलग। तो अकाउंटिंग को रटना थोड़ी है अपने को, समझ लो उसको, आप भूलोगे नहीं अकाउंटिंग कभी। अब देखो, अकाउंटिंग के लिए मैं आपको अकाउंटिंग का पैटर्न समझा रहा हूँ, लेकिन पैटर्न समझाने के लिए बैलेंस शीट जो है कंपनी की, आजकल तो पता है आप लोगों को, कंपनी एक्ट 2013 बनने के बाद में कंपनी की बैलेंस शीट केवल और केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, लेकिन मैं समझाने के पर्पज से एक बार इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। ये मैंने इसको एक कंपनी की बैलेंस शीट बनाई है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपने पास में क्या क्या चीजें हो सकती है? फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट जिनको आप कृत्रिम संपत्तियां कहते हो, जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती है लेकिन उन्हें हमें एसेट्स मानना पड़ता है, वो फिक्टिशियस एसेट। उसमें जैसे आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, अंडरराइटिंग कमीशन होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो कैटेगरी, वो सारी की सारी होती है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक से ज्यादा साल के लिए बेनिफिट देते हैं, होते तो देखो आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको कहते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जो विद इन ईयर ही बेनिफिट देते हैं अपने को, मतलब इस साल खर्चा किया है तो उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको केवल इसी साल मिलेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और यदि इस साल कोई खर्चा करे और उसका बेनिफिट अपने को एक से ज्यादा साल के लिए मिले, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे आप कोई एसेट्स खरीदते हो, तो एसेट्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सपेंस होता तो एक्चुअल में रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन उसका बेनिफिट अपने को एक से ज्यादा साल तक मिल जाता है, इसलिए उसको हमने एक नया नाम दे दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो आज आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो मैंने वॉल, दीवारों पे कोई एडवर्टाइजमेंट कर दिया। अब दीवारों पे एडवर्टाइजमेंट किया है तो मान लो वो तो 5 साल तक ही नहीं मिटेगा दीवार पर से, तो आपका एडवर्टाइजमेंट तो होता ही रहेगा कंटिन्यू, पैसे तो आपने एक बार लगाए। तो जनरल वे में बात करते हैं तब तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना। लेकिन जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट एक से ज्यादा साल तक मिलने लग जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। जैसे मान लो कोई नया सिनेमा हॉल खुला, अब नया सिनेमा हॉल खुला है या कोई नई दुकान खुली है,
या कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो आप लोग देखते हो कंपनी अपने फ्री सैंपल्स बांटती है, या नया सिनेमा हॉल खुला है तो पहला शो फ्री कर दिया सबके लिए। तो वो जो प्रमोशंस हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है प्रमोशन का, उसका बेनिफिट उसको आने वाले कई सालों तक मिलेगा। इसलिए ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिनको हम अपनी लैंग्वेज में फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में एसेट्स तो नहीं है लेकिन इसका बेनिफिट एक से ज्यादा साल तक अपने को मिलेगा, इसलिए हम उसको एसेट्स की कैटेगरी में ले लेते हैं। तो इसलिए बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इनकी वैल्यू मार्केट में क्या होती है, जीरो होती है। आप इनको बेचने चाहो तो बेच थोड़ी सकते हो एसेट्स को, ठीक है ना। लाइबिलिटी साइड में बात करें, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, रिजर्व एंड सरप्लस हो सकते हैं, कोई लोन या डिबेंचर हो सकते हैं, या करंट लाइबिलिटीज हो सकती है। बेसिकली ये हेडिंग्स होती है एसेट्स की और लाइबिलिटी, ठीक है। अब इन्हीं हेडिंग को टारगेट करके और हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे एमालगमेशन की, तो आपको बड़ी इजी सी लगने लग जाएगी। सबसे पहले मैं लेता हूं एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर की अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम। एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और मर्जर के केस में भी सबसे पहले सेलर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। केस मर्जर का है और सबसे पहले अकाउंटिंग हम किसकी बुक में कर रहे हैं, सेलर कंपनी की बुक में। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मर्जर के केस में परचेजिंग कंपनी जो है वो सेलर कंपनी की सारी एसेट्स खरीदेगी और बुक वैल्यू पर खरीदेगी, सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर खरीदेगी। तो ये जितनी भी एसेट्स है इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, भले फिक्टिशियस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है लेकिन फिर भी ये खरीदनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी एसेट्स खरीद ली उसने, तो हम सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि आप लोगों को पता है डिजोल्यूशन किसी भी चीज का हो, चाहे फर्म का डिजोल्यूशन हो चाहे कंपनी का डिजोल्यूशन हो, यदि कोई कंपनी या फर्म बंद हो रही है तो सारा का सारा प्रोसीजर रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू निकलता है, इसलिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। क्लोज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सेलर कंपनी तो देखो बंद हो गई, बंद हो गई तो उसके सारे अकाउंट तो क्लोज करने ही पड़ेंगे ना अपने को। तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट एंट्री, ऑल द एसेट्स will be transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे, बुक वैल्यू पे। क्योंकि देखो मर्जर का केस ही यही है, मर्जर की शर्त ही यही है कि जो परचेजिंग कंपनी है वो सेलर कंपनी की सारी एसेट्स केवल और केवल बुक वैल्यू पे परचेज करे, तो ट्रांसफर भी बुक वैल्यू पे ही होना है। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, फिक्स्ड एसेट्स भी ट्रांसफर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर हो जाएंगे, करंट एसेट्स भी ट्रांसफर हो जाएगी, और फिक्टिशियस एसेट्स भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब देखो आप सेलर कंपनी की बुक में एसेट साइड खत्म हो गया, बंद हो गया एसेट साइड, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड भी खत्म करेगी सेलर कंपनी की। तो अभी मैंने आपको बताया परचेजिंग कंपनी ने उसकी लाइबिलिटी में से क्या खरीदा होगा, शेयर कैपिटल को छोड़ के सब कुछ खरीदा होगा, इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। ये बात हमने हो गई थी क्योंकि ये शर्त है खरीदने की कि भाई उसको सारी चीजें खरीदनी ही पड़ेगी, केवल शेयर कैपिटल को छोड़ के। तो करंट लाइबिलिटी भी खरीद ली है उसने, लोन और डिबेंचर भी खरीद लिया है उसने, और रिजर्व एंड सरप्लस भी खरीद लिया है। तो जो जो चीजें खरीदी है वो सारी रियलाइजेशन में डालनी होती है। तो इन तीनों चीजों को भी रियलाइजेशन में डाल देंगे
तो यहाँ मैं लिख देता हूं ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है और रिजर्व है ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम। तो एंट्री बन जाएगी करंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लोन या डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गई ट्रांसफर सारी। अब बच क्या गया, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच गई। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर अकाउंट भी क्लोज हो गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर होल्डर। अब एक बात सोचो आप, हमने पूरी बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया है, पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई है, जितने अकाउंट खुले हुए थे सेलर कंपनी के वो सारे क्लोज हो गए। अब केवल कौन से अकाउंट खुले रह गए, एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन रह गया है क्योंकि सारा काम हम उसी के थ्रू कर रहे हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट ओपन है और एक इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट ओपन है। तीन ही अकाउंट ओपन। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद मतलब सेलर कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करने के बाद आप परचेज कंसीडरेशन ड्यू करो। अब परचेज कंसीडरेशन का जितना पैसा लेना है परचेजिंग कंपनी से उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन परचेज कंसीडरेशन को हम पहले ड्यू करते हैं बाद में रिसीव करते हैं। दो एंट्री बनानी होती है। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे कि भाई परचेज कंसीडरेशन लेना ड्यू हो गया है, और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद जब परचेज कंसीडरेशन मिल जाता है तो रिसीव होने की एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे मैं परचेज कंसीडरेशन ड्यू कर रहा हूं। अब परचेज कंसीडरेशन ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भाई सेलर कंपनी की बुक चल रही है, सेलर कंपनी की बुक में अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, तो पहली बात कि हमें ये पैसा परचेज कंसीडरेशन का लेना किससे है, तो लेना परचेजिंग कंपनी से है। तो जिससे पैसा लेना होता है उसको डेबिट करते हैं हम, तो हमने परचेजिंग कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अच्छा दूसरी बात, अब कौन से अकाउंट में डाले ये पैसा, तो सिंपल सी बात, आपको ये पैसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज उसको दे दी परचेजिंग कंपनी को। तो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के अगेंस्ट में वो आपको परचेज कंसीडरेशन दे रहा है। तो आपने अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। उसके अगेंस्ट में आपको परचेज कंसीडरेशन का पैसा मिल रहा है, इसलिए आप परचेज कंसीडरेशन को भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालो। तो रियलाइजेशन अकाउंट, ये परचेज कंसीडरेशन ड्यू हो गया। अब करेंगे परचेज कंसीडरेशन रिसीव। परचेज कंसीडरेशन रिसीव की एंट्री क्या करेंगे, अब परचेज कंसीडरेशन हमें मिलेगा मतलब सेलर कंपनी को मिलेगा, तो पहली बात तो किस फॉर्मेट में मिलेगा, कैश तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि मर्जर के केस में परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट केवल और केवल परचेजिंग कंपनी अपने शेयर्स देती है। हाँ कोई शेयर फ्रैक्शन में आ रहे हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत अमाउंट कैश जो है वो दे देती है, लेकिन रूल तो यही है ना कि पूरा का पूरा शेयर्स में पेमेंट करेगी परचेजिंग कंपनी, मतलब अपने को पेमेंट में परचेजिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे।
पेमेंट में क्या मिलेंगे? परचेजिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर रहे हैं हम, तो शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी डेबिट। ये शेयर्स आए हैं हमारे पास, हमने इनको डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट किसको करे? तो किसका हिसाब खत्म हुआ है? हमने पहले परचेजिंग कंपनी को डेबिट किया था, क्योंकि हमने कहा था परचेजिंग कंपनी से पैसे लेने हैं। अब उसने दे दिए हैं, तो अब उसको वापस क्रेडिट करके उसका हिसाब खत्म कर दो, तो टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो जाएगा, फिर परचेज कंसिडरेशन रिसीव। अब आगे बात करते हैं। अब आपके पास परचेज कंसिडरेशन के रूप में केवल और केवल शेयर्स आए हुए हैं। अब इस शेयर्स का सेलर कंपनी क्या करेगी? तो सेलर कंपनी अपने शेयर होल्डर को देगी। भाई अभी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना तो बाकी है सेलर कंपनी के लिए। तो सेलर कंपनी के पास अभी जो शेयर्स आए हैं, ये शेयर्स सेलर कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर को पेमेंट कर देगी। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मान लो शेयर दे देते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और इनको पेमेंट में शेयर्स दे रहे हैं ये वाले, तो टू शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट इक्वल हुआ या नहीं हुआ। यदि रियलाइजेशन अकाउंट आपका इक्वल नहीं हुआ है, हमने बहुत सारी एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू की है, तो रियलाइजेशन अकाउंट यदि क्लोज हो गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और रियलाइजेशन अकाउंट मान लो अभी तक आपका क्लोज नहीं हुआ है, ओपन है। ओपन है मतलब यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, और रियलाइजेशन का डेबिट साइड ज्यादा है तो मतलब रियलाइजेशन पे लॉस हो रहा है। तो रियलाइजेशन का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उस प्रॉफिट या लॉस पे केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर का ही राइट होता है। प्रॉफिट होगा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और लॉस होगा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलेगा। तो प्रॉफिट यदि हो रहा है रियलाइजेशन पे, तो उसको आप इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और यदि रियलाइजेशन पे लॉस हो रहा है तो इसकी रिवर्स एंट्री, उल्टी एंट्री हो जाएगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि नेचर ऑफ मर्जर में जनरली रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेचर ऑफ मर्जर में आप देखो कि जो परचेजिंग कंपनी है उसने आपकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पर ही खरीदी है, मार्केट वैल्यू पर तो खरीदी नहीं है। तो परचेज कंसीडरेशन कैसे निकाला है? परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट होता है, देखो परचेज कंसीडरेशन के मेथड्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले अकाउंटिंग खत्म कर दूं उसके बाद मेथड्स की बात करेंगे। लेकिन उसमें से एक मेथड होता है परचेज कंसीडरेशन का, नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट से परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं कि भाई जो जो एसेट्स ली है उसको जोड़ लेते हैं, और जो जो लायबिलिटी ले ली है उसको लेस कर देते हैं, तो बाकी अमाउंट परचेज कंसीडरेशन होता है। अब यहाँ नेचर ऑफ मर्जर में देखो आप कि सारी एसेट्स ले ली है उसने, वो भी बुक वैल्यू पे, और ये सारी लायबिलिटी ले ली है बुक वैल्यू पे। तो इसमें से इसको लेस करोगे तो अमाउंट तो इसके बराबर ही आएगी ना। इसमें से इसको लेस करेंगे तो अमाउंट तो शेयर कैपिटल के बराबर ही आएगी परचेज कंसीडरेशन की। तो जब परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट शेयर कैपिटल के बराबर ही होती है ना, तब रियलाइजेशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। लेकिन जनरली मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जनरली परचेज कंसीडरेशन की जो कैलकुलेशन होती है वो नेट एसेट्स मेथड से ही होती है। लेकिन 3 मेथड और भी तो है। परचेज कंसीडरेशन निकालने के 4 मेथड है। एक लमसम पेमेंट मेथड है, एक मुश्त भुगतान विधि, एक नेट एसेट्स मेथड है, शुद्ध संपत्ति विधि, एक नेट पेमेंट मेथड है, शुद्ध भुगतान विधि,
और एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है अंशों की आंतरिक मूल्य। तो नेट एसेट्स मेथड से तो यदि आप कैलकुलेशन करोगे ना तो परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल के इक्वल आएगा, इसलिए रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं। हाँ, यदि आप नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से निकाल रहे हो या लमसम पेमेंट के बेस पे एक अमाउंट फिक्स कर दिया भाई आपको इतने पैसे देंगे परचेज कंसीडरेशन के, या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से निकाल रहे हैं तो चेंज हो सकता है। तो चेंज हो तो आपको रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस की एंट्री मैंने बता दी है। प्रॉफिट हो तो भी आपको इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना है और लॉस हो तो भी आपको इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना है, भले चेंज हो। मैंने तो एक बात बताई है आपको कि जनरल केसेज में, क्योंकि 80% जो परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन होती है वो नेट एसेट्स मेथड से ही होती है। तो नेट एसेट्स मेथड में कभी भी रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, ये ध्यान रखना। अब देखो, चलो प्रॉफिट आया वो भी इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दिया, लॉस आया तो लॉस भी इक्विटी शेयर होल्डर में डाल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पेमेंट केवल बचा है इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जितना भी पेमेंट बनेगा ये प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करने के बाद वो सारा उसको दे देंगे। लेकिन मजे की बात क्या है कि पेमेंट उतना ही बनेगा जितने आपके पास शेयर पड़े, उससे न तो 1 रुपए ज्यादा बनेगा और उससे न 1 रुपए कम बनेगा। भाई आपके पास शेयर्स आए थे ना अभी परचेज कंसिडरेशन में परचेजिंग कंपनी से, उसमें से कुछ शेयर तो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए थे, बाकी जितने शेयर बचे हैं ना आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट भी उतना ही आएगा, 1 रुपए भी कम ज्यादा नहीं आएगा। तो लास्ट में आप इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करोगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। मतलब परचेजिंग कंपनी के जो शेयर्स आए हुए हैं वो हम पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर। अब देखो ये हो गई आपके अकाउंटिंग मर्जर के केस में सेलर कंपनी की बुक। तो एक एक स्टेप वाइज समझाइए, अब आपको भूलनी नहीं चाहिए ये, रटने का मैं कभी नहीं कहता, समझ लो चीज को। फिर से एक बार बता देता हूँ, सारी एसेट्स रियलाइजेशन में जाएगी, शेयर कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में जाएगी बुक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दोगे, तो बैलेंस शीट के सारे अकाउंट क्लोज हो गए। उसके बाद परचेज कंसीडरेशन ड्यू करोगे, परचेज कंसीडरेशन रिसीव करोगे, हो गया काम। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दो, जो शेयर आए हुए वो दे दो, और रियलाइजेशन में यदि कोई प्रॉफिट और लॉस आ रहा है तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो, नहीं आ रहा है तो सीधा इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट कर दो, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो शेयर्स आए हुए हैं वो देके फ्री कर देंगे, उनका हिसाब कंप्लीट। ये मैंने आपको मर्जर के केस में सेलर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग बताई। अब मर्जर के केस में परचेजिंग कंपनी की बुक में क्या एंट्री होगी उसकी बात करते हैं। देखो, परचेजिंग कंपनी, अब परचेजिंग कंपनी की पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है बिजनेस परचेज करने की, क्योंकि परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी का बिजनेस खरीदा है। तो बिजनेस खरीदने की एंट्री वैसे क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू लिक्विडेटर ऑफ सेलर कंपनी, ये एंट्री होती है। लिक्विडेटर कौन होता है आपको पता है, कोई भी कंपनी जब बिकती है ना, सेल होती है ना, तो उसका सारा सेलिंग का जो प्रोसीजर है वो लिक्विडेटर ही करता है। तो सारे पैसे लिक्विडेटर को ही देने होते हैं, परचेज कंसिडरेशन के जो पैसे होंगे वो लिक्विडेटर को ही देने होंगे। अब इस बात को, इस एंट्री को देखो, मैं ध्यान से समझना, मैं पूरी लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखी, अब मैं पूरी एंट्री लिख रहा हूँ और बड़े ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या खरीदा उसने परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी से,
फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली, आप फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट कर दो। इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो। करंट एसेट्स खरीद ली, करंट एसेट्स को डेबिट कर दो। फिक्टिशियस एसेट्स खरीद ली, फिक्टिशियस एसेट्स को डेबिट कर दो। 2, करंट लाइबिलिटी खरीदी है उसकी, तो करंट लाइबिलिटी। लोन और डिबेंचर खरीदे हैं उसके, तो लोन एंड डिबेंचर। रिजर्व भी खरीदा है उसका, तो टू रिजर्व एंड, ठीक है। और जितना परचेज कंसिडरेशन का पैसा होगा, जितना क्रय प्रतिफल का पैसा होगा, वो लिक्विडेटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो टू लिक्विडेटर ऑफ परचेजिंग कंपनी, सॉरी सेलर कंपनी। ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जनरली नेचर ऑफ मर्जर में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट शेयर होल्डर की अमाउंट के इक्वल होता है, इसलिए किसी को भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता। तो नो डाउट परचेजिंग कंपनी को भी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। ये सारी एसेट्स हो गई डेबिट, ये तीनों लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट, ठीक है ना। और ये लिक्विडेटर परचेज कंसिडरेशन है वो इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री बराबर आ जाएगी ना। भाई ये सारी लाइबिलिटी प्लस शेयर कैपिटल के बदले में परचेज कंसिडरेशन, और ये सारी एसेट, ऑटोमेटिक बराबर ही आएगा, ये एंट्री बराबर आएगी हमेशा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यदि नेट एसेट्स मेथड से कैलकुलेट नहीं करोगे परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी तो यहाँ पे आप परचेज कंसिडरेशन की डिफरेंट अमाउंट लिखोगे, डिफरेंट अमाउंट लिखोगे तो ये एंट्री मैच नहीं होगी, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। तो डेबिट साइड ज्यादा या कम होता है तो हम क्या करते हैं, आप सबको पता होगा, कोई बताए। गुडविल अकाउंट डेबिट साइड कम होता है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट साइड कम होता है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि मर्जर का जो केस होता है ना, उसमें कभी भी गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट नहीं होता है, कभी भी ओपन नहीं होगा। मर्जर के केस में ना तो आप गुडविल अकाउंट ओपन कर सकते हो, ना कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन कर। हाँ वो बात अलग है कि आपने इसकी बैलेंस शीट खरीदी, इसकी बिजनेस खरीदा है और इसकी बैलेंस शीट में गुडविल है, तो वो भी आपने खरीदी है तो वो तो आएगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो डिफरेंस वाली सिचुएशन है ना, कि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट यदि डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट होगा तो आप डेबिट में कम होता है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हो, और क्रेडिट में कम होता है तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हो। लेकिन यहाँ मर्जर के केस में ये डिफरेंस गुडविल और कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो किससे एडजस्ट होता है, ये डिफरेंस एडजस्ट होगा केवल और केवल रिजर्व से, क्योंकि आपने सेलर कंपनी के रिजर्व भी तो खरीदे हैं, ये रहे देखो। तो जब आपने उसके रिजर्व सारे खरीदे हैं, रिजर्व मतलब प्रॉफिट्स ही तो होते हैं, तो जब आपने सेलर कंपनी के सारे प्रॉफिट्स खरीद लिए हैं, तो आपको यदि कोई नुकसान या प्रॉफिट हो रहा है गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में, तो वो आप रिजर्व में एडजस्ट करो, ना कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अकाउंट खोलो। तो यहाँ पे रिजर्व की जितनी अमाउंट होगी ना, मान लो 3 लाख है या रिजर्व की अमाउंट, अब यहाँ आपके 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, 50,000 डेबिट आपको करना है, तो आपको डेबिट करने की जरूरत नहीं है, इस 3 लाख की जगह 2.5 लाख कर दो। और मान लो कैपिटल रिजर्व में आ रहा है 30,000, गुडविल नहीं आ रही, तो यहाँ आपको 3 लाख की जगह 3,30,000 कर देना है। ना तो गुडविल अकाउंट ओपन करना है और ना ही कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन करना है मर्जर के केस में। अभी हम केवल मर्जर के केस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट होगा डिफरेंस अमाउंट का, वो केवल और केवल रिजर्व एंड सरप्लस में होगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व ओपन नहीं होगा। दूसरी बात,
कुछ राइटर्स ये कहते हैं कि भाई ये फिक्टिशियस एसेट्स भी तो आपका लॉस है और ये रिजर्व भी आपका प्रॉफिट है, तो इस अकाउंट को खोल के क्यों रखा है, इस अकाउंट को बंद करके इसमें ट्रांसफर कर दो, लॉस को प्रॉफिट से कवर करवा लो। तो कुछ राइटर्स तो कहते हैं कि भाई कवर करवा सकते हो इससे, और कुछ राइटर्स कहते हैं कि नहीं कवर मत कराओ, जब लॉस अकाउंट आपने एज इट इज खरीदा है तो एक बार पड़ा रहने दो, बाद में परचेजिंग कंपनी इस लॉस अकाउंट को धीरे धीरे ऑटोमेटिकली राइट ऑफ कर देगी, अभी आपको इससे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है रिजर्व से। तो ये दोनों ही बातें सही है, कुछ राइटर्स का अलग ओपिनियन है इस बारे में और कुछ राइटर्स का अलग ओपिनियन। ठीक है, तो एक तो ये जो गुडविल कैपिटल रिजर्व की बात बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब देखो ये तो एंट्री हो गई बिजनेस परचेज करने। अब बिजनेस परचेज कर लिया आपने, लिक्विडेटर को परचेज कंसिडरेशन का पैसा देना है तो दे दो, तो पैसा देने की एंट्री करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ सेलर कंपनी डेबिट, और परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करोगे आप। पेमेंट में क्या दे रहे हो आप सेलर कंपनी को, केवल और केवल शेयर्स ही दे रहे हो, क्योंकि मर्जर का केस यही कहता है ना, केवल शेयर ही दे सकते हो, कैश तो दे नहीं सकते, तो आप शेयर ही दोगे, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप अपने शेयर प्रीमियम पे दे रहे हो, तो आप यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम और लिखोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम केवल शेयर इश्यू करने वाली कंपनी की बुक में आता है, यदि इसने शेयर दिए है मान लो प्रीमियम पे दिए है तो इसकी बुक में तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। जिस कंपनी को मिले हैं, मतलब सेलर कंपनी को ये शेयर मिले हैं, वो प्रीमियम थोड़ी लिखेगी, वो तो जितने रुपए के मिले हैं उतने रुपए की एंट्री कर देगी, वो प्रीमियम की अकाउंटिंग नहीं कर सकती। लेकिन जो कंपनी शेयर इश्यू कर रही है वो तो अपनी बुक में सिक्योरिटी प्रीमियम की अकाउंटिंग करेगी, यदि वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर रही है तो। अब ये पूरी अकाउंटिंग बता दी है मैंने आपको मर्जर के केस, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, नहीं तो हम परचेज के केस की अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मर्जर के केस की अकाउंटिंग में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो, हाँ जी, मैं मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना जो भी इश्यू हुआ है ना। तो कौन सी ये वाली, इसमें क्या है, एसेट्स डेबिट हुई है सारी, देखो सारी एसेट्स खरीदी है उसने और सारी लाइबिलिटी खरीदी है, और डिफरेंस अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का है वो जाएगा ही। तो मैंने आपको बताया परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जनरली शेयर कैपिटल के अमाउंट के बराबर होता है, तो इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं होगी, मतलब इस एंट्री में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मान लो डिफरेंस कभी आता भी है किसी दूसरे रीजन के कारण से, तो फिर आपको क्या करना है, जितना डिफरेंस आएगा वो केवल रिजर्व में एडजस्ट करना है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व ओपन नहीं होता है मर्जर के केस। मर्जर के केस में इस एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस केवल और केवल रिजर्व में एडजस्ट हो सकता है। परचेज का केस जब हम पढ़ेंगे ना उसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व ओपन होता है, मर्जर के केस में ओपन नहीं होता है, ये ध्यान, ठीक है। हाँ जी, तो रिजर्व भी तो लेगी ना बुक वैल्यू पे। तो बैलेंस तो आपने जब पेमेंट उसको, आप एक बात सोचो कि आपकी शेयर कैपिटल टोटल 4 लाख रुपए थी सेलर कंपनी की, तो परचेज कंसिडरेशन 4 लाख ही होना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके और परचेज कंसिडरेशन 4.5 लाख फिक्स कर लिया, तो जो परचेजिंग कंपनी उसको 50,000 रुपए ज्यादा दे रही है वो कहां से कवर करेगी परचेजिंग कंपनी, उसके प्रॉफिट जो खरीदे हैं उसमें से कवर कर लेगी, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं परचेज का केस, इसकी अकाउंटिंग बहुत ध्यान रखने की, मर्जर में तो फिर भी थोड़ी है अकाउंटिंग, परचेज के केस में अकाउंटिंग ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले इसकी भी एक बैलेंस शीट रफली बना के छोड़ देता हूं मैं।
वही देखो, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, इधर आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लोन एंड डिबेंचर है, और करंट लाइन। अब देखो परचेज के केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहली बात, परचेज के केस में परचेजिंग कंपनी सारी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे खरीदेगी। हाँ, क्वेश्चन में अपने को मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, यदि तो बुक वैल्यू ही को ही मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन परचेज के केस में परचेजिंग कंपनी सारी एसेट्स को और लाइबिलिटी को मार्केट वैल्यू पे लेगी। लाइबिलिटी में से भी केवल और केवल आउटसाइड लाइबिलिटी लेगी, वो रिजर्व नहीं खरीदती है। मर्जर के केस में तो रिजर्व भी खरीदना पड़ता है ना उसको, लेकिन परचेज के केस में रिजर्व नहीं खरीदेगी, सारी एसेट्स खरीद सकती है। देखो वर्ड पे ध्यान देना, खरीदेगी कोई जरूरी नहीं। यदि परचेजिंग कंपनी को कोई एसेट्स पसंद नहीं आई तो उसने कहा भाई हम ये एसेट्स नहीं खरीदेंगे, मत खरीद, ऑप्शन है उसके पास में। कोई लाइबिलिटी पसंद नहीं आई कि ये लाइबिलिटी हम नहीं खरीदेंगे, मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। जो चाहे वो एसेट्स खरीद सकती है, वो भी कौन सी वैल्यू पर, केवल और केवल मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू मान लेंगे, वो एक अलग बात। अब देखो, सबसे पहले सेलर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज। सेलर कंपनी के बुक में सबसे पहले ऑल द एसेट्स, सारी एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। मतलब परचेजिंग कंपनी ने जो एसेट्स ली है, इसमें से जो जो ले ली एसेट्स, वो सारी की सारी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। सारी की सारी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। लेकिन कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे, बुक वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे, बताओ। कौन सी वैल्यू पे, जो वैल्यू डिसाइड हुई है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये ट्रांसफर केवल और केवल बुक वैल्यू पर ही होगा। अब आप कहोगे क्यों, अब सुनो बात, पहले मैं लिख देता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स कौन सी है, जो जो उसने खरीदी है, ठीक है, करनी है आपको बुक वैल्यू पर ही। अब आप कहोगे कि बुक वैल्यू पर क्यों ट्रांसफर करवा रहे हो भाई, जब परचेजिंग कंपनी इनको मार्केट वैल्यू पे खरीद रही है तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर क्यों करवा रहे हो। तो आप एक बात सोचो, हमें इनके सेलर कंपनी के अकाउंट सारे क्लोज करने हैं। यदि आज एक बात बताओ, बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग यहाँ 6 लाख में दिखाई हुई है बुक वैल्यू पे, और मार्केट वैल्यू 10 लाख में खरीदी है उसने। अब आप यहाँ टू बिल्डिंग 10 लाख लिखोगे तो बिल्डिंग एसेट्स बुक में तो थी 6 लाख की, आपने यहाँ 10 लाख लिख लिया तो 4 लाख का बिल्डिंग अकाउंट आपने ओपन रख दिया। देखो, हमें तो सेलर कंपनी की बुक से सारे अकाउंट खत्म करने हैं, तो हमेशा ध्यान रखनी है ये बात। और एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आता है कि सेलर कंपनी रियलाइजेशन में मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर करेगी या बुक वैल्यू पे, तो हमेशा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, भले मार्केट वैल्यू पे एसेट्स खरीदी जा रही हो, ट्रांसफर सारे बुक वैल्यू पर ही होंगे, ये ध्यान। ठीक है, चलो 2 नंबर। अब मान लो ये एसेट्स, ये तीनों एसेट्स ली थी उसने, परचेजिंग कंपनी ने, लेकिन इसमें से एक फर्नीचर नहीं लिया परचेजिंग कंपनी ने, और फर्नीचर 60,000 रुपए का था। परचेजिंग कंपनी ने मना कर दिया कि हम फर्नीचर नहीं लेंगे आपका। तो फर्नीचर तो परचेजिंग कंपनी ने लिया नहीं, नहीं लिया तो आपने रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर करके उसको क्लोज तो किया नहीं। अब सेलर कंपनी उस फर्नीचर का क्या करेगी, बताओ। सेल ही करेगी, और कोई इलाज ही नहीं। सेलर कंपनी उस एसेट्स का क्या करेगी, बेचना ही है।
तो यहां लिख देता हूं एसेट्स नॉट टेकन विल बी सोल्ड बाय सेलर कंपनी। सेलर कंपनी ने जो एसेट्स नहीं ली है वो बेच देगी। अब ये 60,000 का फर्नीचर था, मान लो ये 50,000 में बिका तो बेचने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू फर्नीचर अकाउंट, ये तो 60,000 करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो फर्नीचर का अकाउंट क्लोज करना ही है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का लॉस हुआ है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और प्रॉफिट होगा तो भी रियलाइजेशन में ही जाएगा, सोचने की बात नहीं। अब ये देखो सारी एसेट्स चली गई, ट्रांसफर हो गई, जो जो एसेट्स खरीदी थी उसने वो सारी रियलाइजेशन में डाल दी हमने, जो नहीं खरीदी वो बेच दी। लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट्स ये तो नहीं खरीदेगी क्योंकि ये तो लॉसेज है, लॉसेज कौन खरीदेगा? तो परचेजिंग कंपनी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं खरीदेगी। नहीं खरीदेगी तो इन लॉसेज के ऊपर किसका राइट होता है बताओ? लॉसेज किसके होते हैं कंपनी में? इक्विटी शेयर होल्डर के होते हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स पूरी की पूरी इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट तो फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। अब आपका एसेट साइड तो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी में से केवल आउटसाइड लायबिलिटी ही खरीद सकती है परचेजिंग कंपनी, और तो नहीं खरीद सकती, मैंने आपको बताया। उसमें से भी जो मर्जी आए तो खरीदे, कोई नहीं खरीदना चाहे तो नहीं भी खरीदे। तो हम लिखेंगे ऑल द लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने जो जो लायबिलिटी ली है उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन करनी तो बुक वैल्यू पे ही है क्योंकि हमें तो सारे अकाउंट बंद करने। आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बुक वैल्यू। लेकिन मान लो इसमें से एक लायबिलिटी नहीं खरीदी, मान लो बीपी नहीं खरीदे 10,000 रुपए के, बीपी परचेजिंग कंपनी ने नहीं खरीदे, तो अब सेलर कंपनी को बीपी का पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसने तो खरीदे नहीं। तो सेलर कंपनी बीपी का पेमेंट करेगी तो बीपी डेबिट टू बैंक, 10,000 के हैं तो 10,000 का पेमेंट कर देगी। लेकिन मान लो ये पेमेंट कम या ज्यादा करना पड़ा कोई, तो डिफरेंस अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। जैसे एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट लॉस होता है तो रियलाइजेशन में जाएगा, वैसे ही लायबिलिटी को पे करने में यदि कोई अमाउंट कम ज्यादा होगी तो वो भी रियलाइजेशन में ही जाएगी। ठीक है, चलो लायबिलिटी का काम खत्म हो गया पूरा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। मान लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई डिविडेंड भी देना बाकी है साल भर का या 2 साल का, और हमारे को कह दे कि भाई उनको डिविडेंड भी देना है, तो डिविडेंड देना है यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो डिविडेंड का अरेंजमेंट करेंगे हम। अरेंजमेंट रियलाइजेशन से ही करोगे क्योंकि और तो कुछ है नहीं आपके पास में। तो डिविडेंड के अरेंजमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहो तो इसकी एक भी एंट्री बना सकते हो, सीधी रियलाइजेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना पैसा देना है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर। अब बच गया इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस पे भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही राइट है, तो दोनों ही चीजों को इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो ये पूरी बैलेंस शीट के सारे अकाउंट क्लोज हो गए हैं। तो सेलर कंपनी की बुक में आपको सबसे पहला काम यही करना है कि उसके सारे बैलेंस शीट के अकाउंट क्लोज करने हैं ताकि उसकी अकाउंटिंग खत्म हो जाए। अब क्या करेंगे? अब वही परचेज कंसीडरेशन ड्यू करेंगे। परचेज कंसीडरेशन ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन, वही एंट्री होती है जो मर्जर में पड़ी है हमने। ये हो गया परचेज कंसीडरेशन ड्यू। अब परचेज कंसीडरेशन रिसीव करेंगे। अब बताओ परचेज कंसीडरेशन सेलर कंपनी को किस फॉर्मेट में रिसीव होगा? तो परचेज के केस में तो कोई बंधन है नहीं भाई, मर्जर के केस में तो कंपलसरी है कि परचेजिंग कंपनी केवल अपने शेयर्स में ही पेमेंट करे। लेकिन परचेज के केस में तो परचेजिंग कंपनी अपने इक्विटी शेयर भी दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकती है, कैश भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। तो जिस भी फॉर्मेट में रिसीव हुआ है परचेज कंसीडरेशन, कैश में रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स में रिसीव हुआ है तो इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स में रिसीव हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी डेबिट, और टू परचेजिंग कंपनी को वापस क्रेडिट कर देंगे क्योंकि परचेजिंग कंपनी का हिसाब खत्म हो। ये आपको परचेज कंसीडरेशन का पैसा मिल गया सारा का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखो रियलाइजेशन का खर्चा भी होता है, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेज। रियलाइजेशन का प्रोसीजर करते हैं, संपत्तियों को एसेट्स को बेचना या कानूनी कार्यवाही के भी कुछ खर्चे होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह। तो रियलाइजेशन के प्रोसेस में यदि कोई खर्चा हुआ है तो खर्चे की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप एक्सपेंस डेबिट टू कैश नहीं करोगे टू बैंक, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट कर दोगे तो एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा एक्सपेंस का। हम तो सारे अकाउंट क्लोज करने में लगे हुए हैं, तो नया अकाउंट एक भी ओपन नहीं करेंगे हम। आप तो एक्सपेंस की जगह रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दो। यदि खर्चा सेलर कंपनी का हो रहा है तब तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार तो सेलर कंपनी खर्चा दे देती है लेकिन उसका रिम्बर्समेंट हो जाता है, परचेजिंग कंपनी उसको वो खर्चे के पैसे वापस दे देती है। तो यदि खर्चे के पैसे वापस मिल गए तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे दोबारा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन के खर्चों का सारा सेटलमेंट हो गया। अब लास्ट में क्या करना है? सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दो, क्योंकि पहले पेमेंट उन्हीं का करना होता है अपने को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हो आप उनको पेमेंट में? कैश आई हुई है तो कैश दे सकते हो आप, प्रेफरेंस शेयर्स आए हुए तो प्रेफरेंस शेयर्स दे सकते हो, इक्विटी शेयर आए हुए तो इक्विटी शेयर दे सकते हो। मतलब जो चीज इसके पास आई है वही तो देगी ना सेलर कंपनी। किसी भी फॉर्मेट में पैसा आया हो, जिस फॉर्मेट में पैसा आया है उस फॉर्मेट में पेमेंट कर देगी, बात खत्म। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस तो आएगा। मर्जर के केस में तो मैंने आपको बताया जनरली नहीं आता है, यहाँ तो आएगा ही आएगा। कोई बाई चांस हो जाए कि नहीं आए वो एक अलग बात है। तो रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस पे अधिकार तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में यदि प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और यदि लॉस होगा तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री इसकी। तो लास्ट में रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस देखने के बाद में क्या करेंगे, अब इक्विटी शेयर होल्डर का जो फाइनल पेमेंट बनता है वो उनको कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या देंगे उनको, जो चीज आई हुई है वही देंगे। कैश आई हुई है तो कैश दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स आए हुए हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे, इक्विटी शेयर्स आए हुए हैं तो इक्विटी शेयर्स दे देंगे। इस तरह से सेलर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। तो सारी चीजें ध्यान रखना, फिर से रिवाइज करता हूं एक बार। जो जो एसेट्स उसने ली है वो सारी ट्रांसफर करनी है बुक वैल्यू पे। ली भले मार्केट वैल्यू पे है, सेलर कंपनी की बुक में तो बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर होगी, ये ध्यान रखना है आपको। जो एसेट्स नहीं ली है वो बेच देगी सेलर कंपनी। बेचने में यदि कोई प्रॉफिट लॉस होगा तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगी। आउटसाइड लाइबिलिटी जो ली है उसने परचेजिंग कंपनी ने, वो रियलाइजेशन में जाएगी। और जो नहीं ली है उसका पेमेंट सेलर कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डालेंगे। यदि उनका डिविडेंड का पैसा कोई देना बाकी है तो डिविडेंड का पैसा भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल देंगे रियलाइजेशन के थ्रू। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर होल्डर में डाल देंगे। इस तरह से बैलेंस शीट का काम खत्म हो जाएगा। फिर परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करेंगे, फिर परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करेंगे, ठीक है ना। परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा सारा। उसके बाद में खर्चे यदि रियलाइजेशन के हुए हैं और खर्चे सेलर कंपनी कर रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक। और यदि खर्चों का रिम्बर्समेंट हो रहा है, परचेजिंग कंपनी खर्चों का पैसा वापस दे रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देंगे सारा, खत्म हो जाएगी बात। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट, सॉरी, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लोगे। जो भी रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट। तो ये हुई सेलर कंपनी की बुक्स में एंट्री। अब बात करते हैं परचेजिंग कंपनी की। ये हमने परचेजिंग कंपनी की बुक में अब एंट्री कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात, परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी का बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस खरीदने की एंट्री करेंगे। और बिजनेस खरीदा मार्केट वैल्यू पे है, मतलब जो जो एसेट्स उसने खरीदी है और जो जो लाइबिलिटी खरीदी है मार्केट वैल्यू पे एंट्री। इसकी बुक में तो मार्केट वैल्यू पे ही करनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स, या सीधी एसेट्स ही लिख देता हूं, एसेट्स डेबिट टू आउटसाइड लाइबिलिटी। लेकिन जो जो खरीदी है आउटसाइड लाइबिलिटी वो सारी मार्केट वैल्यू पर, ठीक है ना। और फिर टू लिक्विडेटर ऑफ सेलर का। लेकिन यहाँ पे तो आपके गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो सकता है। इस एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मर्जर के केस में यदि डिफरेंस आए तो आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अकाउंट ओपन नहीं करना है। लेकिन यदि परचेज के केस में डिफरेंस आएगा तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो अपने को एडजस्ट करना ही है, गुडविल या कैपिटल। दूसरी बात, लिक्विडेटर का पेमेंट कर दोगे आप। पेमेंट करने की एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ सेलर कंपनी डेबिट। सेलर कंपनी के लिक्विडेटर को डेबिट करेंगे
टू। अब परचेजिंग कंपनी पेमेंट किस फॉर्मेट में कर रही है, उसको कैश में कर रही है तो टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स में कर रही है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर में कर रही है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यदि शेयर्स प्रीमियम पे दे रही है तो टू सिक्योरिटी। अब देखो एक बात और करते हैं स्पेशली, कि मैंने जैसे आपको बताया परचेजिंग कंपनी ने उसकी सारी एसेट्स खरीद ली मार्केट में, लायबिलिटी भी खरीद ली, क्या रिजर्व एंड सरप्लस खरीदे हैं क्या उसने? क्या परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस खरीदे हैं क्या? नहीं खरीदे। मर्जर के केस में तो क्या होता है, मर्जर के केस में तो रिजर्व एंड सरप्लस भी खरीद लिए जाते हैं, आप सबको पता है, मैंने बता दिया था। लेकिन परचेज के केस में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं खरीदे जाते। अब कई बार कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जिनको हम वैधानिक संचय कहते हैं, स्टेचुरी रिजर्व। ये वैधानिक संचय क्या होते हैं, पहले तो इनके ऊपर बात करें। देखो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस के अंडर, गवर्नमेंट या लॉ जो हमारा कानून बना हुआ है या एक्ट बना हुआ है, कंपनी एक्ट, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रिजर्व ओपन होता है, और ओपन होता है तो उसको आप क्लोज उतने टाइम तक नहीं कर सकते जितने टाइम तक आपको लॉ नहीं कहे। जैसे मान लो हम एक बात करें कि हमारा काम है एक्सपोर्ट करने का, हम माल एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक कंपल्सन लगा दिया कि हम आपको सब्सिडी देंगे, नो डाउट, आप इन सब्सिडी के पैसों का यूज अभी नहीं कर सकते। आप एक रिजर्व ओपन करो जिसका नाम होगा एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व अकाउंट, ये सारा पैसा उस रिजर्व में डालो, और 5 साल तक आपको ये एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व अकाउंट ओपन रखना पड़ेगा। इस पैसे को यूज नहीं करोगे, इस रिजर्व को बंद नहीं करोगे, 5 साल बाद इस रिजर्व को आप बंद कर सकते हो और इस पैसे का यूज कर, ठीक है? हमने ऐसा कर लिया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब मैंने अपनी कंपनी को बेच दिया किसी दूसरी कंपनी को, तो मेरी कंपनी तो सेलर कंपनी है, मैंने तो कंपनी बेच दी है परचेजिंग कंपनी को, और परचेजिंग कंपनी मेरे से रिजर्व तो खरीद नहीं रहा। नेचुरल सी चीज पढ़ रहे हैं हम कि परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के रिजर्व नहीं खरीदे, तो अब सेलर कंपनी उस रिजर्व को ओपन कैसे रखेगी? वो तो कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई तो सारे अकाउंट ही अपने खत्म कर रही है वो तो खाली एक रिजर्व अकाउंट खोल के रखेगी क्या 2 साल तक? कि नहीं, गवर्नमेंट ने मना किया है कि 5 साल तक इस अकाउंट को आप बंद नहीं कर सकते, तो हमने बाकी सारा बिजनेस बेच दिया, सब कुछ उठा दिया अपना, और एक रिजर्व अकाउंट खोल के रखना जरूरी है, ये क्या बात हुई? लेकिन रिजर्व परचेजिंग कंपनी तो खरीदे नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जो सेलर कंपनी है वो रिजर्व कंपनी को कहेगी कि भाई ये रिजर्व अभी 2 साल तक ओपन रखना है, आप रिजर्व अकाउंट नहीं खरीद रहे हो हमारे, कोई बात मत खरीदो, आप अपनी बुक में ये एक अकाउंट ओपन करो, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व अकाउंट, और उसको 2 साल तक ओपन रखो, क्योंकि हमारे ऊपर गवर्नमेंट का डंडा है कि इसको ओपन रखना पड़ेगा। तो उसके लिए परचेजिंग कंपनी एक एंट्री करती है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुरी रिजर्व अकाउंट। अब इस एंट्री से क्या होगा, परचेजिंग कंपनी की बुक पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, केवल उसने एक स्टेचुरी रिजर्व अकाउंट ओपन किया है, भाई ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो डेबिट हुआ है ना, ये परचेजिंग कंपनी की एसेट्स में चला जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स जो हेडिंग होती है, आप लोग जब बैलेंस शीट, आप सबको वैसे पता ही होगी, नहीं तो जब पढ़ोगे तो एक बैलेंस शीट में एसेट्स में एक सब हेडिंग होती है अदर नॉन करंट एसेट्स, उसमें दिखा दोगे, और स्टेचुरी रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में लायबिलिटी में दिखा दोगे। तो एक चीज एसेट्स में दिखा रहे हो, एक चीज लायबिलिटी में दिखा रहे हो,
तो आपकी बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक खाली बैलेंस शीट की टोटली तो बढ़ेगी, बाकी आपकी बैलेंस शीट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस एंट्री को करके कानून की पालना हो जाएगी बस। अब ये एंट्री 2 साल तक करके रखेगी परचेजिंग कंपनी। 2 साल बाद जब इसकी वैधता खत्म हो जाएगी, इसके 5 साल का एक्सपायरी पीरियड खत्म हो जाएगा, तो इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा वापस। परचेजिंग कंपनी जो है वो इस एंट्री को क्या कर देगी? रिवर्स कर देगी, खत्म कर देगी इस रिजर्व को। तो केवल और केवल ये एक फॉर्मेलिटी की एंट्री है, ये ध्यान, एक फॉर्मेलिटी हो रही है। वास्तव में उसने रिजर्व नहीं खरीदे हैं परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के, केवल फॉर्मेलिटी के लिए एक एंट्री की जा रही। तो ऐसे कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं जो जनरली स्टेचुरी रिजर्व होते हैं? इसमें जैसे एक तो मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपोर्ट रिजर्व जो बनाया हुआ होता है वो, एक होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक होता है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व। ये 3-4 नाम तो ऐसे हैं जो आपके कंपलसरी स्टेचुरी रिजर्व होते हैं, और बाकी यदि कोई क्वेश्चन में होता है तो बता दिया जाता है अपने को कि ये है और ये नहीं। हाँ शिवशंकर जी बोलिए। कौन सा? हाँ, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व। ये 4 तो कंपलसरी स्टेचुरी रिजर्व होते ही। तो ये देखो, वैधानिक पालना भी हो गई, रिजर्व भी ओपन हो गया, और 2 साल बाद जब एक्सपायरी पीरियड हो जाएगा तो ये रिजर्व बंद कर इस एंट्री का एक तो विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा ये थर्ड एंट्री हो गई थी अपने। फोर्थ एंट्री की बात करें तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशन का जो खर्चा होता है, जनरली वो खर्चा सेलर कंपनी करती है, सेलर कंपनी ने खर्चों का भुगतान कर दिया। लेकिन कई बार परचेजिंग कंपनी वो पैसा सेलर कंपनी को दे देती है खर्चों का। तो परचेजिंग कंपनी यदि सेलर कंपनी को कोई पैसा देगी तो एंट्री क्या करेगी? खर्चों का कोई पैसा देगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक करेगी, क्योंकि ये खर्चा उसको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है। ये जो यहाँ पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है ना, उन्हीं के साथ एडजस्ट हो जाएगा ये खर्चा, क्योंकि या तो लॉस है तो गुडविल के साथ लॉस और हो जाएगा गुडविल का, और कैपिटल रिजर्व है तो पहले प्रॉफिट हुआ था कैपिटल रिजर्व, उसमें से कुछ खर्चा लगा दिया, कम हो गया प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। ये एंट्री तो हुई परचेजिंग कंपनी की बुक में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एंट्री और होती है जो जनरली कहीं नहीं जाती लेकिन करनी पड़ती। देखो जैसे अभी मैंने बताया कि परचेजिंग कंपनी ने उसकी सारी आउटसाइड लायबिलिटी को खरीदा, आउटसाइड लायबिलिटी को खरीदा तो आउटसाइड लायबिलिटी में डिबेंचर भी खरीद लिए उसके, सेलर कंपनी के डिबेंचर भी खरीदे। अब देखो, मेरी कंपनी ने सेलर कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, मतलब सेलर कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर है वो अब मेरे डिबेंचर होल्डर माने जाएंगे। लेकिन सेलर कंपनी ने उनको डिबेंचर का सर्टिफिकेट दे रखा है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर नाम किसका है? सेलर कंपनी का है, क्योंकि सेलर कंपनी ने जब डिबेंचर इश्यू किए थे तो डिबेंचर के सर्टिफिकेट अपने डिबेंचर होल्डर को दे दिए थे, तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर नाम किसका है? तो डिबेंचर सेलर कंपनी का है। लेकिन अब तो सेलर कंपनी बंद हो गई, तो परचेजिंग कंपनी क्या करेगी? परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के डिबेंचर तो खरीद लिए, ये बात सही है, लेकिन परचेजिंग कंपनी सारे डिबेंचर होल्डर को एक मैसेज करेगी कि आपके पास जो डिबेंचर के सर्टिफिकेट है वो हमें वापस रिटर्न करो, हम आपको नए डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे हमारी कंपनी के नाम, क्योंकि आपके पास जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो सेलर कंपनी के नाम के हैं, और हम आपको अपनी कंपनी के डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। तो उसके लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी
मान लो उनके डिबेंचर 7% के और हम भी 7% के दे रहे हैं, तो एंट्री तो बड़ी सिंपल सी है, 7% डिबेंचर डेबिट टू 7% डिबेंचर। बस ये सेलर कंपनी के हैं और ये परचेजिंग कंपनी के हैं, तो सेलर कंपनी वाले डिबेंचर अकाउंट बंद हो जाएगा और परचेजिंग कंपनी का डिबेंचर अकाउंट चालू। हाँ, इसमें कोई इंटरेस्ट की रेट में चेंजेज किया जाए या डिबेंचर होल्डर को कोई प्रीमियम पे पेमेंट किया जाए तो आपके अमाउंट कुछ चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो 1 लाख के डिबेंचर है, अब ये कह दिया कि डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट करना है वो 10% प्रीमियम पे करना है, मतलब 1,10,000 देने हैं। तो डिबेंचर खरीदे तो 1 लाख के हैं हमने, और देने कितने हैं, 1,10,000 के डिबेंचर देने हैं उनको, तो 10,000 रुपए के जो एक्स्ट्रा डिबेंचर दे रहे हैं हम उनको, जो परचेजिंग कंपनी को 10,000 का एक्स्ट्रा डिबेंचर देने से लॉस हो रहा है, वो लॉस कौन से अकाउंट में डेबिट होगा बताओ? परचेजिंग कंपनी की बुक में जो 10,000 का लॉस हो रहा है डिबेंचर के कारण से, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? गुडविल अकाउंट में जाएगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। रियलाइजेशन के प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी लॉस होगा ना परचेजिंग कंपनी को, तो जैसे अभी खर्चा किया था तो खर्चा भी तो हमने गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाला ना। और भी कोई लॉस होगा यदि वो इस प्रोसेस का है, अमालगमेशन के प्रोसेस का है, और परचेजिंग कंपनी को किसी भी तरह का कोई लॉस हो रहा है, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ही डेबिट करके उस लॉस को खत्म करेंगे। ये हो गई आपके परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जर्नल। तो देखो आज का तो पूरा ही समय हमारा जर्नल एंट्रीज को समझने में लग गया पूरा। इतनी सारी जर्नल एंट्रीज थी, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आपको जर्नल एंट्री जब इसकी मर्जर की और परचेज की बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी भी आप लोगों को कोई इस जर्नल एंट्री में डाउट हो, कोई बात नहीं क्लियर हुई है, तो पूछ ले। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको एग्जैक्टली सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट क्लियर करनी हो तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? आवाज तो आ रही है ना मेरी कोई? ठीक है। सेलर कंपनी का होता है लिक्विडेटर, परचेजिंग कंपनी का नहीं होता है। परचेजिंग कंपनी तो सेलर कंपनी के लिक्विडेटर को परचेज कंसिडरेशन का पैसा दे देती है कि अब आपको हमने पैसे दे दिए, अब आप अपने शेयर होल्डर्स को या जिनको पेमेंट करना है कर दो। और किसी का कोई डाउट हो? चलो मैं वैसे ये वीडियो भेज ही दूंगा आज वाला भी। हाँ,